छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण के संबंध में कौन सा मत सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो नीचे कुछ मत दिए हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण के संदर्भ में, तो इनमें से कौन सा मत सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है ये आपको बताना है। पहला दिया हुआ है कि छत्तीस चर्मकार परिवार यहां आकर बसे, जिस कारण यह छत्तीसगढ़ और बाद में छत्तीसगढ़ कहलाया। अगर हम बात करें इस मत की, तो इस मत के प्रतिपादक हैं वेगलर। वेगलर नाम का एक यूरोपीय विद्वान, वेगलर। तो वेगलर का ऐसा कहना है कि बिहार से, जो बिहार प्रांत है ना, बिहार राज्य, तो बिहार राज्य से जरासंघ के शासनकाल में 36 चर्मकार परिवार, चर्मकार मतलब जो चमड़े का काम करते हैं, तो 36 चर्मकार परिवार जरासंघ के शासनकाल में उसके अत्याचारों से परेशान होकर के बिहार से इस क्षेत्र में आकर के निवास करने लगा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। और ये जो 36 परिवार थे, ये अलग अलग विभिन्न स्थानों पर अपना निवास बनाते हैं और यही कालांतर में छत्तीसगढ़ कहलाते हैं। जिस क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में ये लोग अपना निवास बनाते हैं, रहते हैं, उस पूरे क्षेत्र को छत्तीसगढ़ घर कहा गया, छत्तीसगढ़। और यही छत्तीसगढ़ बिगड़ करके क्या हो गया, छत्तीसगढ़। तो ये वेगलर का मत है, लेकिन इसको उतनी ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला दिया हुआ है प्राचीन काल में चेदी महाजनपद का हिस्सा था, मतलब छत्तीसगढ़ प्राचीन समय में चेदी महाजनपद का हिस्सा था, जिस कारण चेदीसगढ़ और बाद में छत्तीसगढ़ कहलाया। यह मत हीरालाल जी का है। तो उनका कहना यह है कि चेदी महाजनपद हुआ करता था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था, और चूंकि यह चेदी जनपद का हिस्सा था तो यह चेदीसगढ़ कहलाया, और चेदीसगढ़ बिगड़ करके कालांतर में हो गया छत्तीसगढ़। लेकिन यह भी उतना ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला दिया हुआ है कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ अर्थात किले थे, जिसके आधार पर यह छत्तीसगढ़ कहलाया। तो ये मत जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, मतलब यही आपका उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के आधार पर ही हमारे राज्य को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में किस दक्षिण भारतीय प्राचीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखो, दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में संगम युग, महापाषाण कालीन संस्कृति, इस टाइप की संस्कृतियां फली फूली थी। तो दक्षिण भारत की किस संस्कृति के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में मिले हैं, तो महापाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में मिले हैं। अगर हम महापाषाण काल की बात करें तो इसमें होता क्या था, क्या विशेष था। तो देखो, महापाषाण कालीन संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह यह था कि जो मृतक होता था, मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो जब उसको दफनाया जाता था, जब उसको दफना दिया जाता था, जब उसकी कब्र बनाई जाती थी, तो उसके दफनाए हुए कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ऐसे बड़े बड़े पत्थर अर्थात बड़े बड़े पाषाण रख दिए जाते थे, ऐसे घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इसी कारण इस काल को जो है महापाषाण काल कहा गया। और इसी तरह के पाषाण घेरे हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धनोरा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। दुर्ग के धनोरा नामक स्थान से इसी तरह के पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। और ये जो है ना, एक नहीं दो नहीं, लगभग 500 पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में भी महापाषाण कालीन संस्कृति का प्रभाव था। इसके अलावा कोंडागांव जिले का गढ़ घनोरा, कोंडागांव जिले में गढ़ घनोरा, नाम मिलता जुलता है, धनोरा घनोरा, तो यहां से भी महापाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन नाम नहीं था। तो भाई छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन नाम नहीं था। तो कोसल तो था भाई, गुप्त काल में बोला जाता था, गुप्त काल में कोसल कहा जाता था। दक्षिण कोसल ये रामायण काल में कहा जाता था। उसके बाद कुश स्थली की बात करें तो ये भी देखा जाए तो रामायण काल या फिर रामायण के बाद का जो समय था उसमें कुश स्थली बोला गया है। महाकोशल ये तो भाई एक तरह से देखा जाए तो मध्यकाल या फिर उसके बाद महाकोशल
का एक तरह से नाम जो है पड़ना शुरू हुआ। तो महाकौशल ज्यादा पुराना नहीं है। तो कुश स्थली, देखो कुश स्थली क्यों कहलाया? जो राम के पुत्र थे ना, लव और कुश, लव और कुश दो थे ना राम के बच्चे, लव थे, दूसरे थे कुश। तो राम के बाद जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो कुश को प्राप्त हुआ, इसी कारण इस क्षेत्र को कुश स्थली भी कहा गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में माफी चाहूंगा, भारत कहां से दिख गया मुझे, राजिम। राजिम में पुरातात्विक उत्खनन का कार्य किनके निर्देशन में संपन्न हुआ? तो राजिम में जो पुरातात्विक उत्खनन का कार्य किया गया, जो राजीव लोचन मंदिर है उसी के आसपास महानदी के किनारे एक टीले की खुदाई हुई, जहां से काफी पुराने समय के काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, जैसे कि वहाँ से पुरोहित, पुराने समय में जो पुरोहित रहता था उसका आवास भी मिला है और काफ़ी कुछ वहाँ से मिला है, पुरातात्विक महत्व की चीज़ें। और यहाँ पर जो उत्खनन है ना, ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब बहुत पहले किया गया था ऐसा नहीं, कुछ ही वर्ष पहले यहाँ पर उत्खनन हुआ था, 2012-13 में हुआ था, फिर 2013-14 में हुआ था। तो ये जो उत्खनन है किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था अरुण कुमार शर्मा के निर्देशन में। भाई कौन है अरुण कुमार शर्मा? तो ये पुरातात्विक विद है और इनको जो है पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ये सब पुरातत्ववेत्ता हैं, ध्यान रखना। हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में इन्होंने खुदाई का काम करवाया था। ये जो गंगाधर दीक्षित है, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, इन्होंने शायद सिरपुर में उत्खनन का कार्य करवाया था। ये जो सोबरन सिंह यादव हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से पचराही में उत्खनन का कार्य करवाया था, तो मैं जिक्र करूंगा आगे कभी। तो अरुण कुमार शर्मा ने राजिम में पुरातात्विक उत्खनन का कार्य करवाया था, इनके निर्देशन में वो कार्य हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में पहले वकील कौन थे जिनकी सनद अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? सनद मतलब क्या होता है? एक तरह से डिग्री हो सकता है, मेरे ख्याल से। मैं इसको सर्च करूंगा, मैंने ऐसा सोचा था कि सनद क्या होता है लेकिन मैं भूल गया। ये एक तरह का जो सनद जो है ना, डिग्री वगैरह कोई, ये मेरे ख्याल से उर्दू या फारसी का शब्द है, तो ऐसा ही दिया हुआ था सनद। तो एक तरह से डिग्री कोई हो सकता है या फिर लाइसेंस। तो हमारे छत्तीसगढ़ के पहले वकील कौन थे जिनकी सनद अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के मुद्दे को किसने सबसे पहले आंदोलन का रूप दिया? देखो, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के संकल्पनाकार तो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। बाद में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने भी इस मांग को मतलब आगे बढ़ाया, लेकिन एक आंदोलन एक तरह से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया कि नहीं भाई, ऐसा मतलब छोटा मोटा से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा हमको बड़े लेवल पे करना पड़ेगा, आंदोलन करना होगा। तो इसकी शुरुआत की डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ निर्माण को आंदोलन का रूप प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, रायपुर के कलचुरियों की आरंभिक राजधानी थी? रायपुर, रतनपुर नहीं, रायपुर। तो रायपुर के कलचुरियों की प्रथम राजधानी थी, आरंभिक राजधानी खल्लारी। वहीं कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में पहली राजधानी तुमाड़। रायपुर तो बाद में हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1741 से 1854 तक कौन छत्तीसगढ़ का प्रधान अधिकारी नहीं था? देखो, 1741 में हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण होता है, फिर बाद में मराठा हावी हो जाते हैं। 1854 में अंग्रेज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले भी अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर ही लिया था। तो 1741 से 1854 तक अगर हम बात करें तो सूबेदार, ये सूबा शासन के अंतर्गत हुआ करता था। छत्तीसगढ़ का प्रधान अधिकारी सूबेदार। अधीक्षक ये 1818 से 1830 तक जब ब्रिटिश संरक्षण में मराठा शासन चल रहा था, तो उस समय छत्तीसगढ़ का जो प्रधान अधिकारी होता था वह अधीक्षक कहलाता था, सुप्रिटेंडेंट। उसके बाद दिया है जिलेदार। जिलेदार जो है 1830 से 1854 तक जब फिर से छत्तीसगढ़ में मराठा शासन स्थापित हुआ, तो छत्तीसगढ़ का प्रधान अधिकारी होता था जिलेदार, क्योंकि छत्तीसगढ़ को एक जिला मान लिया गया। कमाविसदार की अगर हम बात करें तो भाई ये परगना का प्रमुख होता था, और हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 27 परगने होते थे। 27 परगने मतलब 27 कमाविसदार। तो ये छत्तीसगढ़ का प्रधान अधिकारी नहीं होता था, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो परगने होते थे उनका प्रधान अधिकारी था। तो यही आपका आंसर होगा, ये नहीं होता था, बाकी होते थे।
इसके अलावा बिंबाजी भोसले, वो एक प्रकार से मराठा शासक के रूप में उसने शासन किया शुरू में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य छत्तीसगढ़ के किस जिले का कुछ भाग गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो देखो राजनांदगांव, इसका जो कुछ भाग है ना गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। देखो ये है अपना छत्तीसगढ़ और गोदावरी अपवाह तंत्र कुछ ऐसा है, छत्तीसगढ़ के इधर से होके बता है ना लगभग कुछ इतना, और राजनांदगांव लगभग यहां पर है, ये राजनांदगांव। तो राजनांदगांव की कुछ नदियां जो है ना गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, जैसे कि कोटरी नदी जो है ना ऐसे मोहला मानपुर तहसील से निकलती है और इंद्रावती में मिलती है। उसके बाद एक नदी है बाघ नदी, वो भी राजनांदगांव से निकलती है और वेनगंगा से होते हुए गोदावरी में जाकर के मिलती है। तो बाघ नदी और कोटरी नदी, ये दोनों नदियां जिनका उद्गम स्थल राजनांदगांव है और राजनांदगांव में ये प्रवाहित होती हैं, ये गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, डोरसा क्या है? डोरसा क्या है? एक प्रकार का वृक्ष, दक्षिण भारतीय व्यंजन का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, एक प्रकार का बर्तन, एक प्रकार की मिट्टी। तो भाई क्या है? एक प्रकार की मिट्टी है डोरसा मिट्टी जो है मटासी किसको बोला जाता है? लाल पीली मिट्टी को बोला जाता है मटासी प्लस कन्हार का मिश्रण है। कन्हार किसको बोला जाता है? काली मिट्टी। देखो लाल पीली और काली मिट्टी दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? डोरसा। तो मटासी काली पीली मिट्टी और कन्हार काली मिट्टी, मटासी जो है लाल पीली मिट्टी, मैंने काली पीली बोला शायद, मटासी लाल पीली, मैं लिख ही देता हूं लाल पीली, मटासी जो है लाल पीली और ये कन्हार काली, तो इसके मिश्रण को क्या कहते हैं? डोरसा। देखो डोसा मत लगा देना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।